हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया। मैं विनोद लवानिया। एक बार पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सबसे पहले आपको 10th के परीक्षा परिणाम की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज हम 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और 11th की केमिस्ट्री के अंदर हम सबसे पहले जो पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक इंट्रोडक्शन, हम आज देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं? देखो, बड़ा सिंपल है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और इन कार्बनिक यौगिकों को रसायन विज्ञान की जिस ब्रांच में, जिस शाखा में हम पढ़ते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 10th से आप 11th में आए तो हम जर्नल साइंस से बातें करने वाले हैं। जिस टॉपिक से आप जुड़ेंगे 11th केमिस्ट्री के अंदर, वो टॉपिक आपने 9th 10th छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। तो जर्नली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, कार्बनिक यौगिक कहते किसे, हमें सबसे पहले इसको समझना है। देखो, कार्बनिक यौगिकों की अगर हम अवधारणा की बात करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, और बर्जीलियस ने कार्बनिक यौगिकों के लिए यह कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम या तो जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। यानी इनको हम लैब के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर सिंथेसिस नहीं कर सकते, यानी लैब के अंदर इन यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो बर्जीलियस की जो अवधारणा थी, उसने एक सिद्धांत दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी बोले तो जैविक बल सिद्धांत। और जैविक बल सिद्धांत का कंसेप्ट यह कहता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक या तो हम जीव जंतुओं से प्राप्त करेंगे या पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे, लेकिन हम उसका निर्माण या संश्लेषण नहीं कर सकते। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कौन कौन से तत्वों को डिटेल में पढ़ना आवश्यक है, और कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहली क्लास में आज जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करें, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जिन यौगिकों को पढ़ने वाले हैं, उन यौगिकों को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक या हम ऐसे बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। क्लियर? अच्छा, अब सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने? बर्जीलियस ने। तो देखो, हम थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखें। बर्जीलियस जो था, उसने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको नाम दिया गया जैविक बल सिद्धांत। कब प्रतिपादित किया भाई? 1815 में। 1815 में बर्जीलियस ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो यह कहता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये हम प्रकृति से प्राप्त करेंगे, या तो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन इन यौगिकों को हम कभी भी लैब के अंदर सिंथेसिस या संश्लेषण नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? दोबारा से सुने, बर्जीलियस ने 1815 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, बीएफटी के नाम से हम जानते हैं। और वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट क्या है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक हमें कहां से प्राप्त होंगे, इन कार्बनिक यौगिकों को हम कहां से प्राप्त करेंगे, या तो हम इनको प्राप्त करने वाले हैं पेड़ पौधों से, या हम इन यौगिकों को प्राप्त करने वाले हैं जीव जंतुओं से। दोबारा से सुने एक बार इस बात को। जैविक बल सिद्धांत जो था, किसने प्रतिपादित किया? बर्जीलियस ने।
कब? 1815 में, 1815 में। और जैविक बल सिद्धांत का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जीव जंतु और पेड़ पौधों में एक विशेष प्रकार के फोर्स के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण होता है। अतः हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को या तो हम प्रकृति में पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हैं या हम उस कार्बनिक यौगिक को जीव जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। हम कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज के अंदर संश्लेषण नहीं कर सकते। यह मत था बर्जीलियस का, जो 1815 में जैविक बल सिद्धांत के द्वारा उसने प्रतिपादित किया। बात समझ में आ रही है? हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है वो हमें वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार दो जगहों से प्राप्त हो रहा है, या तो पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है या जीव जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। अब इस बर्जीलियस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बर्जीलियस के अनुसार अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो हैं, कार्बनिक यौगिक जो हैं वो हमें दो जगह से प्राप्त होंगे, या तो पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से, लेकिन हम उनका क्या नहीं कर सकते? संश्लेषण नहीं कर सकते। तो बर्जीलियस के अनुसार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी या कार्बनिक यौगिक क्या होंगे? तो बर्जीलियस के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन यौगिकों को बर्जीलियस कौन से यौगिक बोल रहा है? कार्बनिक यौगिक। और इन यौगिकों को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम पढ़ रहे हैं वो ब्रांच हमारी कौन सी ब्रांच कहला रही है? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आई? ये बात थी 1815 की। और 1815 में बीएफटी जब आया, 1815 में बीएफटी बोले तो जैविक बल सिद्धांत जब बर्जीलियस ने दिया तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में बताया गया कि हमें ये दो सोर्सों से प्राप्त होंगे और इनका हम संश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए कार्बनिक यौगिक जो हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले यौगिक हैं, और इन यौगिकों को हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम पढ़ेंगे वो ब्रांच हमारी कौन सी ब्रांच कहलाएगी? कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। क्लियर? अब इसके बाद क्या होता है, एक दूसरे जर्मन वैज्ञानिक थे बोहलर। उन्होंने क्या किया? कार्बनिक यौगिक यूरिया का प्रयोगशाला में संश्लेषण कर दिया। भाई बर्जीलियस तक तो अवधारणा यही आ रही थी कि हमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए या तो हम पेड़ पौधों से लें या उसको हम जीव जंतुओं से प्राप्त कर लें, लेकिन हम उसको लेबोरेटरीज के अंदर उसका संश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन बोहलर ने जब लेबोरेटरीज में यूरिया का निर्माण कर दिया तो यह बात कंफर्म हो गई कि हम कार्बनिक यौगिकों के लिए केवल पेड़ पौधे या जीव जंतुओं पर आधारित नहीं है। इसका मतलब किसका खंडन होने लगा? जैविक बल सिद्धांत का खंडन होने लगा, जो किसके द्वारा प्रतिपादित था? बर्जीलियस के द्वारा। और हुआ क्या, एक बार देखें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। 1828 में, 1828 के अंदर जर्मन वैज्ञानिक बोहलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में किसका? यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण किया। अब एक चीज आप ये समझें, जब बर्जीलियस ये कहता था कि हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते और हम कार्बनिक यौगिकों को जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 1828 में ये बातें थी इससे पहले की 1815 में, लेकिन 1815 से 28 तक अवधारणा वही चली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे। लेकिन 1828 में जब जर्मन वैज्ञानिक बोहलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में, याद रखना है, प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला यह प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा? हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला। तो यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है। प्रयोगशाला में संश्लेषित होने वाला सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कौन था? यूरिया था, जिसका संश्लेषण किसने किया? बोहलर ने किया। कब किया? 1828 के अंदर किया। अब एक चीज आप सुने, बोहलर ने जब यूरिया बना दिया तो बर्जीलियस की बीएफटी थ्योरी का क्या होने लगा? खंडन। क्योंकि बर्जीलियस तो यह मानता था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरीज में नहीं बनाया जा सकता। ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्ञात हैं ये सब हमें प्रकृति से या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, लेकिन लैब में इनका निर्माण नहीं होता। इसलिए
जब बहुलर ने 1828 में प्रथम कार्बनिक यौगिक के रूप में यूरिया का जब प्रयोगशाला में संश्लेषण किया, तो यूरिया का संश्लेषण होने के बाद बर्जीलियस का जैविक बल सिद्धांत का क्या हो गया? खंडन हो गया। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई उसने यह सिद्ध कर दिया कि आप ये कहते हैं कि जीव जंतु और पेड़ पौधों से ही प्राप्त होंगे। हमने यूरिया को कहां से प्राप्त किया? यूरिया को हमने लेबोरेटरीज में बनाया। और किससे बनाया? जो यौगिक था वो कौन सा था? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का क्या किया? अमोनियम साइनेट का पुनर्विन्यास किया, और उस पुनर्विन्यास के द्वारा बहुलर ने किसका? यूरिया का निर्माण किया। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला देखें तो अमोनियम साइनेट जब इसको गर्म किया जाएगा तो रीअरेंजमेंट के द्वारा, पुनर्विन्यास के द्वारा ये किस में कन्वर्ट होगा? यूरिया में। और यूरिया बोले तो NH2CONH2। क्या नाम है इसका? यूरिया। क्लियर? याद रह जाएगा। अमोनियम साइनेट के पुनर्विन्यास के द्वारा जब यूरिया का संश्लेषण लैब के अंदर किया, किसने? बहुलर ने। कब किया? 1828 में। तो किसको धक्का लगा? बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी को, जैविक बल सिद्धांत का खंडन हो गया। और उसने कह दिया कि हम ये नहीं कह सकते कि कार्बनिक यौगिक केवल प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी इनको लेबोरेटरीज में भी बनाया जा सकता है। अब जब किसने? बहुलर ने जब यूरिया का संश्लेषण कर लिया, तो यूरिया के बाद, सॉरी, ये NH4CNO जो है अमोनियम साइनेट है, और इससे हमने किसका संश्लेषण किया है? NH2CONH2, यूरिया प्राप्त कर लिया। इधर देखो, एक बार गर्म किया रीअरेंजमेंट के द्वारा। ठीक है। तो बहुलर के बाद फिर बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने एक एक करके अलग अलग कार्बनिक यौगिकों को लैब के अंदर संश्लेषण क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। देखो, बहुलर के बाद 1828 के बाद कॉल्वे 1845 में, 1845 के अंदर क्या हुआ कि जो कॉल्वे था उसने एसिटिक अम्ल, किसका? एसिटिक अम्ल का संश्लेषण लेबोरेटरी में किया। किससे किया? उसी के तत्वों से। एसिटिक अम्ल में जो तत्व उपस्थित हैं उन्हीं तत्वों से उसने किसका संश्लेषण किया? एसिटिक अम्ल का। और उसके बाद 1856 में बार्थलेट, कौन था भाई? 1856 में बार्थलेट। और बार्थलेट जो था इसने मेथेन बोले तो CH4 का संश्लेषण किया लेबोरेटरी में। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बोले तो याद है? सिरका, CH3COOH। और ये कौन था? मीथेन, CH4। मेथेन बोलो, मीथेन बोलो। क्लियर? अब देखो, एक चीज आप समझें बिल्कुल। अभी हम जर्नल बेसिक बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर है क्या। ऑर्गेनिक को पढ़ने से पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंडों को समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। उसके बाद आप आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम चलेंगे और हम उन तत्वों की बात करेंगे सबसे पहले जिन तत्वों के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना संभव नहीं है। क्लियर? तो देखो, एक चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। सबसे पहले 1815 में अगर हम वापस चलें, 1815 में बर्जीलियस ने यह कहा कि कार्बनिक यौगिक कहां से प्राप्त होंगे भाई? या तो पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे या कहां से प्राप्त होंगे? जीव जंतुओं से। यानी हम इनको लेबोरेटरीज में बना नहीं सकते। इसके बाद 1815 के बाद 1828 में किसने? बहुलर ने, जर्मन वैज्ञानिक बहुलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया, कौन? यूरिया। फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, बोलो NH2CONH2। यूरिया का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया, संश्लेषण कर दिया। किससे किया?
पता होना चाहिए अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट NH4CNO। अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया तो रीअरेंजमेंट के द्वारा, रीअरेंजमेंट क्या होता है, पुनर्विन्यास, अभी आगे हम सीखेंगे, अभी शुरुआती क्लास है, लेकिन आप इसका शब्द से अर्थ निकाल सकते हैं। रीअरेंजमेंट, री यानी पुनः, अरेंज माने व्यवस्थित करना। यदि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को दोबारा से रीअरेंज कर दिया जाए, दोबारा से पुनः व्यवस्थित कर दिया जाए, तो बनने वाले जो यौगिक होंगे वो किसके दौरान हमें प्राप्त हो रहे हैं, पुनर्विन्यास के द्वारा। और पुनर्विन्यास द्वारा आपने कौन से यौगिक का संश्लेषण कर लिया, यूरिया का। कब किया, 1828 में। नेक्स्ट बोहलर के बाद कॉल्वे ने 1845 में कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम था क्या, एसीटिक अम्ल। किससे बनाया, इन्हीं तत्वों से जो तत्व इसमें उपस्थित हैं, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसके बाद कौन, 1845 के बाद 1856 में बॉर्थलेट, और बॉर्थलेट ने क्या किया, मेथेन का संश्लेषण किया लेबोरेटरीज के अंदर। अब एक चीज आप देखो, एक चीज आप इधर समझें कि 1815 में बर्जीलियस ने VFT दिया। जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो ये कहती है कि एक विशेष प्रकार का फोर्स जीव जंतु और पेड़ पौधों के अंदर होता है, जिसके दौरान, जिस फोर्स के द्वारा इनमें यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों में कार्बनिक यौगिकों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। लेकिन 1828 में जब प्रथम कार्बनिक यौगिक किसका निर्माण हुआ, यूरिया का, किसके द्वारा हुआ, बोहलर के द्वारा। तो जो 1815 से जो बात चली आ रही थी बर्जीलियस की, वो बात गलत सिद्ध हो गई और बर्जीलियस की थ्योरी का क्या हो गया, खंडन हो गया। और कार्बनिक यौगिक का किसमें, लेबोरेटरीज के अंदर, लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर संश्लेषण होने लगा। और इस 1828 के बाद 1845 में कॉल्वे ने एसीटिक अम्ल बना दिया, और फिर 1856 में वॉर्थलेट ने मीथेन या मेथेन का संश्लेषण किया। और इसके बाद प्रयोगशाला के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंडों के निर्माण की एक बाढ़ सी आने लगी, और मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड उस समय से लेकर आज तक लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रयोगशाला में संश्लेषित होने लगे। क्लियर। एक चीज आप समझें कि जब ये कंपाउंड प्रयोगशाला में जब बने तो इन तीनों की बाद इस 1815 की VFT थ्योरी का खंडन हो गया। और जब VFT थ्योरी का खंडन हो गया, खंडन बोले तो साहब हम कैसे माने, किसकी बात को, बर्जीलियस की बात को, कि कार्बनिक यौगिक हमें केवल प्रकृति से प्राप्त होंगे, हमने तो बना के दिखा दिए। बोहलर ने यूरिया बना दिया, कॉल्वे ने एसीटिक अम्ल बना दिया, बॉर्थलेट ने मेथेन बना दी, और इसके बाद अनेकों अनेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरीज में बनने लगे। तो जो हम एक पुरानी एक परिभाषा जो लेके चल रहे थे कि जो कार्बनिक यौगिक थे वो जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते थे, और उसकी हमने इन संश्लेषणों के बाद जब बर्जीलियस की थ्योरी का खंडन हो गया तो एक नई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक डेफिनेशन निकल के आई कि ऐसा नहीं है कि ये यौगिक केवल जीव जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे, इन यौगिकों को प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकता है। लेकिन ये होंगे कौन कार्बनिक यौगिक, तो उसके लिए हम एक परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक हैं क्या। तो हम ये कह सकते हैं, देखो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। देखो सही मायने में कार्बनिक यौगिक जो है वो हाइड्रोकार्बन है। आप पढ़ के आ रहे हैं छोटी क्लास के अंदर, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या है वो आप सब अच्छे से जानते हैं। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है वो हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन के अलावा हम ये कह सकते हैं जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होगा, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, वो भी कौन होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। तो कार्बनिक यौगिकों की हम परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के जो व्युत्पन्न होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और इन यौगिकों को रसायन विज्ञान की जिस शाखा में आप पढ़ेंगे, जिस ब्रांच में आप इसकी स्टडी करेंगे, वही ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। अब एक चीज कंफर्म कर लो कि जो ऑर्गेनिक होगा वो हाइड्रोकार्बन तो होगा, कंफर्म हो गया, यानी उसमें हाइड्रोजन के साथ
कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है, इसको भी समझो। देखो, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कुछ नहीं है, केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि मैंने ये लिखा कि ये कोई हाइड्रोकार्बन अब इस हाइड्रोकार्बन में से यदि मैं हाइड्रोजन निकाल दूं और इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी भी अन्य तत्व से, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, हैलोजन हो आदि से इसका क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापन कर दिया जाए, तो प्राप्त होने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्लियर? दोबारा से समझ लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन कौन है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना वो हाइड्रोकार्बन है। यानी हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें कार्बन भी होगा और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा। अगर मैं इसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटाऊं, 1 2 3 जितने भी, और उनका रिप्लेसमेंट किसी भी अन्य तत्व से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आदि से अगर कर दिया जाए, तो प्राप्त होने वाला जो नया यौगिक होगा उसका नाम क्या होगा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। और ये हाइड्रोकार्बन और ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न दोनों ही कौन से यौगिक कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और इन यौगिकों को आप जिस ब्रांच में पढ़ रहे हो वही कौन सी केमिस्ट्री कहला रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहला रही है। क्लियर? तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हाइड्रोकार्बन को पढ़ना बहुत जरूरी है, या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। और अब हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले आप उन तत्वों की बात कर लें जिन तत्वों की हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवश्यकता है। जनरली मुख्यतः जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जिनकी आवश्यकता पड़ती है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, ये वो मैक्सिमम तत्व हैं जिनकी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आवश्यकता पड़ेगी। ये जो कार्बनिक यौगिक है ना, ये वास्तव में सहसंयोजी यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक होते हैं? सहसंयोजी यौगिक होते हैं। क्लियर? तो हम देखो, इसमें हम एक चीज ये क्लियर कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न ठीक है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है भाई? अब इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन है, और इसमें हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन किससे करेंगे, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हैलोजन से, तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्लियर? तो यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए सबसे पहले, तो जिससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या कर सकें, शुरुआत कर सकें। तो अभी तक हमने दो चीजें देखी। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो थे वो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होते थे। उसके लिए 1815 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको हमने जैविक बल सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी नाम दिया। और इस सिद्धांत का कंसेप्ट ये कहता है कि पेड़ पौधे या जीव जंतुओं में एक विशेष प्रकार का एक फोर्स पाया जाता है जिसके द्वारा इनके अंदर कार्बनिक यौगिकों का स्वतः ही क्या होता है, संश्लेषण होता है। इसलिए हम कार्बनिक यौगिकों के लिए किस पर आश्रित थे, जीव जंतु या पेड़ पौधों पर। लेकिन 1828 में जब प्रयोगशाला में अचानक काम करते करते एक दिन बहुलर ने क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। तो यूरिया का संश्लेषण होने के बाद सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी का खंडन हुआ कि साहब वो थ्योरी जो ये कहती है कि हम कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, तो यूरिया बनाते ही बहुलर ने कहा नहीं सर, बर्जीलियस सर जो आप कहते हैं ऐसा नहीं है, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किया जा सकता है।
और 1828 के बाद कॉल्वे ने और बार्थलेट ने, कॉल्वे ने एसीटिक अम्ल और बार्थलेट ने मेथेन गैस का प्रयोगशाला में जब संश्लेषण कर दिया तो उसके बाद अनेकों कार्बनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में संश्लेषण होने लगा और इस तरीके से लास्ट में बर्जीलियस की जो जैविक बल सिद्धांत वाली जो थ्योरी थी, बीएफटी जो था, उसका खंडन हुआ और उसमें यह जोड़ा गया कि कार्बनिक यौगिक पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अलावा या इनके साथ साथ प्रयोगशाला में भी संश्लेषित किए जा सकते हैं। और कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, तो उसके लिए हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कौन है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। अगर इस कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर आदि से कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न और हाइड्रोकार्बन ही सामूहिक रूप से ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और इनको हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ेंगे वही ब्रांच क्या कहलाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। क्लियर? तो एक चीज तो यह कंफर्म हो गई कि जो कार्बनिक होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। अब आज के बाद आप किसी भी एग्जाम्पल को देखते ही पहचान लें। आपके सामने कोई एग्जाम्पल आए तो आप देखते ही बता दें कि साहब ये कार्बनिक है या अकार्बनिक है। जैसे किसी ने आपसे कहा H2SO4, अब आपने देखा H2SO4 कार्बनिक है या अकार्बनिक, तो आपने देखा साहब इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन तो है लेकिन क्या नहीं है? कार्बन तो है ही नहीं, तो ये यौगिक कार्बनिक हो ही नहीं सकता। बस समझ में आ रही? अगर किसी ने आपसे कहा HCOOH, बताओ तो कार्बनिक है या अकार्बनिक? आपने देखा कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। 100% कौन है? हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन होगा? वो कार्बनिक होगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, केवल डायरेक्ट देखना है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो कार्बनिक। हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न भी हो सकता है। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी और परमाणु से हो जाए तो भी वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। और जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होगा वो भी कौन होगा? कार्बनिक होगा। और जो कार्बनिक होगा उसको हम जिस ब्रांच में पढ़ेंगे वो कार्बनिक रसायन होगी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। क्लियर? अब हमें यह देखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से तत्वों को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिनकी हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर? देखो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, हमने बड़ा सीधा सा कंसेप्ट देख लिया। हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जो होंगे वही कौन होंगे? कार्बनिक होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बनिक यौगिक। और इन यौगिकों को जिस ब्रांच में आप पढ़ेंगे वो कौन होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, कार्बनिक रसायन होगी। अब इसमें किन किन तत्वों को पढ़ना जरूरी है वो एक बार हम देखते हैं, कौन कौन से तत्व हैं। देखो, स्क्रीन पर कुछ तत्व मैंने लिखे। एलिमेंट्स लिख दिए। तत्व कौन कौन लिखे? कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स। एक्स कौन है? एक्स हेलोजन है। जो क्या हो सकता है? एक्स जो है वो हेलोजन है। ये क्या हो सकता है? एक्स बराबर एफ हो सकता है, Cl हो सकता है, Vr हो सकता है और I हो सकता है। 4 हेलोजन में से कोई भी एक हेलोजन हो सकता है, याद रखेंगे। फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है। क्लियर? तो सबसे पहले जो तत्व आपके दिए हैं उनमें हमें सबसे पहले देखना है बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी उसके संयोजी कोष या अंतिम कोष में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी। आप बताओ, कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बताओ जल्दी, फटाफट बताओ।
भाई सब कुछ पढ़ा हुआ है साइंस में, नया कुछ नहीं है ये अभी। चलो सोच लिया होगा आपने सबने लगभग। कार्बन के वाहितम कोष में संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4। भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p2, ये होगा ना भाई। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो 1s2 2s2 और 2p2। वाहितम कोष कौन सा है? 2s वाला और 2p वाला वाहितम यानी संयोजी कोष है। संयोजी यानी बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। बताओ हाइड्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई? 1। क्लियर। और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 1s2 2s2 2p4, तो 2p में 4 और 2s में 2, तो 4 और 2 6। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक अगर हम संख्या देखें एटॉमिक नंबर 7 में 1s2 2s2 2p3, तो 3 2 5। संयोजी कोष में बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 5। और x कौन है? हेलोजन। हेलोजन कौन से वर्ग में है? आवर्त सारणी के 7वें वर्ग के तत्व। कौन कौन से? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये अलग अलग नामों से जाना जाएगा। कभी हम इसको हेलोजन बोलेंगे, कभी हम इसको हेलो बोलेंगे, कभी हम इसको हेलाइड बोलेंगे। कब क्या बोलेंगे ये आगे हम देखेंगे। लेकिन एक्स जो होता है ये हेलोजन के रूप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी हो सकता है, ये हेलो के रूप में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो भी हो सकता है, और ये हेलाइड के रूप में बोलो क्या? बोलो तो हेलाइड, कॉमन वर्ड हेलाइड, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड। क्लियर। आइए सब, तो 7वें वर्ग का तत्व वाहितम कोष में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 7। और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भाई? 7। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब देखो जब आपने हम इन्हीं तत्वों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन तत्वों के बिना नहीं चला जाएगा, तो इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है आप सभी को। हां, अगर इनकी जानकारी है तो आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी, ये तय है। अब संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों के बाद अगर हम इसकी लेविस डॉट सिंबल बनाएं, इसकी लुईस संरचना बनाएं, लुईस बिंदु संरचना आपने छोटी क्लासों में बनाई, तो देखना कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे लिख देता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। क्लियर। ऐसी देखो इसका हाइड्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने? 1। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6। ओके। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भाई? 5। 1 2 3 4 5। और हेलोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मैं एक्स ले रहा हूं कॉमन, कोई भी हेलोजन हो सकता है इन चारों में से, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7। क्या पता लगा आपको? क्या पता चल रहा है? बैलेंसी पता चल जाएगी, इसकी संयोजकता पता चलने वाली है। कैसे चलने वाली है? देखो बैलेंसी कैसे देखेंगे? किसी तत्व के पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्होंने जोड़ा नहीं बनाया, जिन्होंने पेयर नहीं बनाया, जोड़ा समझ रहे हैं? तो कार्बन ने हमने 1 2 3 4 कहीं कोई जोड़ा बना नहीं, तो इसकी बैलेंसी कितनी है भाई? 4। संयोजकता 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी संयोजकता है। बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन की संयोजकता 1। देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो ये तो संयोजकता में काउंट होंगे नहीं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब जो
बैलेंसी में काउंट नहीं हुए वो कौन थे? पेयर थे, जोड़ा थे, जिसको हम लॉन पेयर बोलते हैं। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? एलपी। क्लियर? तो इसके पास कितने एलपी बचे? 2 जोड़ा और बचे जो संयोजकता में काउंट नहीं हो रहे, इसलिए मैंने 4 जो इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 2 4, ये लॉन पेयर शो कर दिए। नाइट्रोजन बोलो कितनी वैलेंसी होगी? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लो, ये तो पेयर बन गया लॉन पेयर। पेयर यानी जोड़ा, अच्छे से जानते हैं आप लोग। 1 2 3 वैलेंसी हो गई 3, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन 1, तो ये एक कौन हो गया भाई? लॉन पेयर। और हेलोजन ये देखो पेयर बन चुका है, ये जोड़ा बन चुका है, ये जोड़ा, यानी ये युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ये अनपेयर्ड, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन युग्म 1, इसलिए बैलेंसी कितनी होगी? संयोजकता 1। और ये 3 कौन होंगे? 3 इसके क्या होंगे? ये लॉन पेयर होंगे। यहां तक एक बार समझ लें दोबारा से। हमारे पास कार्बन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, हाइड्रोजन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 1, ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में 6, नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में 5 और हेलोजन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 7। हमने इन वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनों से इसका क्या किया? लेविस डॉट सिंबल बनाया, लुईस बिंदु संरचना बनाई, और लुईस बिंदु संरचनाओं के बाद हमें यह पता चला कि किस तत्व की कितनी संयोजकता है। क्लियर? संयोजकता के लिए हमने क्या देखा? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बात समझ में आ गई? और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अकॉर्डिंग कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता हो गई 2, लेकिन 2 कौन बचे रह गए इसके पास? लॉन पेयर, एक अंकी इलेक्ट्रॉन युग्म। नाइट्रोजन की संयोजकता नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, इसलिए संयोजकता 3, और एक क्या बचा रह गया? लॉन पेयर, एक जोड़ा। और हेलोजन की संयोजकता भी 1, और कितने जोड़े बचे रह गए? 3, और तीनों क्या कहलाएंगे? लॉन पेयर। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये लॉन पेयर क्या है, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, हम इसकी आगे बात करेंगे। इस इतना जरूर समझ लें, इस लॉन पेयर का अपना एक अलग इफेक्ट होता है जो अपना एक प्रभाव दर्शाता है, और इस प्रभाव के कारण बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं यौगिक में। फिलहाल आप इतना समझ लें, लॉन पेयर जो है उसका एक अपना इफेक्ट है, और ये अपना एक इफेक्ट दर्शाएगा, और इस इफेक्ट के कारण बहुत सारी चीजें उसकी हम प्रभावित होती हैं। उसका बंधकोण प्रभावित हो जाता है, उसकी ज्यामिति, उसकी संरचना प्रभावित हो जाती है, उसका संकरण प्रभावित। तो कहने का मतलब फिलहाल हम इसकी चर्चा नहीं करके केवल हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? संयोजकता की। और जब हमने संयोजकता बना ली तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका मैंने एक साथ बना ही दिया। संयोजकता के साथ ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप अगर चाहते तो मैं इसको ऐसे लिखता नहीं समझाता, देखो इस तरीके से लिखता, ध्यान से देखें। देखो बोलो कितनी संयोजकता है? अब काउंट करते चलो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो संयोजकता कितनी होगी भाई? 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता कितनी हो गई? 1। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो पेयर जोड़ा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2, एक मिट गया यहां से, 1 और 1 2, तो संयोजकता कितनी हो गई? 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली 1, इसलिए संयोजकता कितनी हो गई? 1। कार्बन की संयोजकता 4, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3 और हेलोजन की 1। किससे पता लगा? जब हमने उसकी लेविस डॉट संरचना बनाई तो हमने यह देखा उस संरचना में कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन थे जिन्होंने जोड़ा नहीं बनाया, जो अनपेयर्ड रहे, जिन्होंने युग्म नहीं बनाया, जिनको हमने क्या नाम दिया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनकी किसका निर्धारण करते हैं? संयोजकता या बैलेंसी का निर्धारण करते हैं। क्लियर? अब देखें स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन कितने बंध बना लेगा भाई? 4 बंध बना लेगा। अलग देखना चाहो तो देखो, अलग से देख लो, ऐसे कितने बंध बना लेगा? 4। कैसे बनाएगा? देखो, ये कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, कितना बंध बनाएगा? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता 2, कितने बंध बनाएंगे? 2, लेकिन ऑक्सीजन पर 2 कौन रहेंगे? लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या होते हैं जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन इसका एक अपना इफेक्ट होता है जो प्रभावित करता है बहुत सारी चीजों को। नाइट्रोजन की संयोजकता 3, 1 2 3, और एक क्या होगा? लॉन पेयर।
और हैलोजन की संयोजकता 1 और 3 क्या होंगे इसमें? लोन पेयर। क्लियर? तो आपको यहां तक की बात मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। और हमने ये देखा कि किस किस तत्व के बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या उसकी लेविश डेट संरचना होती है, क्या उसकी संयोजकता है, और क्या उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। तो आप ये देख सकते हैं बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनों से आप क्या निकाल सकते हैं? बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉनों से उसकी लेविश डेट संरचना आप बना सकते हैं, आप बैलेंसी उसकी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप बना सकते हैं। क्लियर? अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। सभी स्टूडेंट इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा है उसको एक बार सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। अब देखिए साहब, सबसे पहले हमने ये देखा कि कार्बनिक यौगिक क्या है। कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण कहां से स्टार्ट हुआ? सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण 1828 में। उसके बाद कॉल्वे ने एसीटिक अम्ल बनाया, वॉर्थलेट ने मेथेन बनाई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इसमें लेबोरेटरीज में संश्लेषित होने लगे। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं? हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और इनको हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वास्तव में सहसंयोजक यौगिक होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न या जिन तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है, मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन, उन तत्वों से रिलेटेड कुछ हमने बातें, उनके बैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनकी लेविश डेट संरचना, उनकी संयोजकता और उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। अभी कोई केमिस्ट्री हमने स्टार्ट नहीं की, हमने जनरल साइंस की बातें की हैं, और इस टॉपिक से ही आप नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से हम जुड़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।